सोचता था प्राचीन भारत, क्यों नहीं बनाए उपनिवेश। प्राचीन भारत बेहद समृद्ध और शक्तिशाली था, फिर भी हमने दूसरे देशों को जीतकर उन्हें अपना उपनिवेश बनाने से परहेज क्यों किया। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। वजह थी उस दौरान हुई तरक्की, फिर चाहे बात विज्ञान या प्रौद्योगिकी हो या फिर व्यापार, साहित्य, वास्तुकला और मूर्तिकला की। गुप्त वंश के करीब 200 वर्षों के शासनकाल में सबसे प्रतापी राजा थे समुद्रगुप्त। उनके समय में गुप्त साम्राज्य पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में असम तक और उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में सिंघल तक फैल गया था। बेहद कुशल सेनानायक थे समुद्रगुप्त। उनके युद्ध में कभी पराजय नहीं हुई। उनके दरबारी कवि और मंत्री हरिशेन ने प्रयाग की प्रशस्ति में उनके लिए लिखा है, पृथ्वी भर में उनका प्रतिरोध करने वाला कोई नहीं था। उन्होंने सारी धरती को अपने बाहुबल से बांध रखा था। लेकिन सारी धरती कहने से हरिशेन का मतलब विरोधी राजाओं और काफी हद तक भारतीय उपमहाद्वीप से था। इतना शक्तिशाली सम्राट होने के बावजूद समुद्रगुप्त ना तो यूनान के सिकंदर की तरह विश्व विजय के अभियान पर निकले, न ही उन्होंने किसी मुल्क को उपनिवेश बनाया, जैसा कि बाद में यूरोपीय देशों ने किया। ये बात सिर्फ समुद्रगुप्त या फिर गुप्त वंश तक ही सीमित नहीं। मौर्य, वर्धन, चोल या फिर पल्लव जैसे राजवंश भी बेहद शक्तिशाली थे। चोल वंश की सीमाओं का फैलाव तो आधुनिक इंडोनेशिया और मलेशिया तक था। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर प्राचीन भारत के शक्तिशाली साम्राज्यों ने किसी बाहरी देश को अपना उपनिवेश क्यों नहीं बनाया। उन्होंने बाहरी देशों से संबंध ज्यादातर व्यापार तक ही सीमित क्यों रखा। आइए इसकी वजह जानने की कोशिश करते हैं। प्राचीन भारत काफी संपन्न था। यहाँ मैदानी इलाकों में नदियों के किनारे उपजाऊ जमीन थी। व्यापार भी खूब तरक्की पर था। भारत से मसाले और दूसरी जैसी चीजें रोम और बाकी देशों में बेची जाती। काली मिर्च जैसा भारतीय मसाला तो सोने के बराबर बिकता था। इस संपन्नता के चलते भारत को किसी दूसरे देश को लूटने और उसे अपना उपनिवेश बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। पुर्तगाल, स्पेन और ब्रिटेन जैसे यूरोपीय देशों ने उपनिवेशीकरण का सहारा इसलिए लिया क्योंकि वे ज्यादा समृद्ध नहीं थे। बाहरी देशों पर आक्रमण करने के लिए समुद्री रास्ते का सहारा लेना पड़ता। लेकिन प्राचीन भारत में समुद्री यात्रा को लेकर कई तरह की भ्रांतियां और मान्यताएं थीं। समुद्री यात्रा को पाप समझा जाता था। एक तरह से करीब 1000 साल पहले महमूद गजनवी के साथ भारत आए ईरानी घुमक्कड़ अल बरूनी ने लिखा है कि भारतीयों को विदेश जाना तो नापसंद था ही, उनके अंदर विदेशियों के प्रति बैर का भाव भी रहता था। उन्हें लगता था कि विदेशियों के संपर्क में आने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। भारतीय धार्मिक ग्रंथों और परंपरा में मातृभूमि को बड़ा महत्व दिया जाता है। इसे जन्म देने वाली माँ के बराबर का दर्जा दिया गया है। साथ ही उस वक्त दूसरे देशों में मरने को भी अच्छा नहीं समझा जाता था। भारतीय राजाओं को अपनी मातृभूमि भारत से काफी लगाव था। किसी बाहरी देश पर आक्रमण करने और उसे गुलाम बनाने के लिए अपनी मातृभूमि को छोड़ना पड़ता, जो भारतीय राजा नहीं चाहते थे। उनका पूरा ध्यान भारतीय उपमहाद्वीप और यहाँ की शासन व्यवस्था पर ही रहा। आमतौर पर यह समझा जाता है कि भारत ने दूसरे देशों पर आक्रमण इसलिए नहीं किया क्योंकि हम संगठित नहीं थे, हमारे पास अच्छे हथियार और नौसेना नहीं थी। लेकिन ये सभी बातें सही नहीं। भारतीय इतिहास में ऐसे कई राजवंश आए जिन्होंने पूरे देश को राजनीतिक और भौगोलिक रूप से संगठित किया। कुछ का प्रभुत्व तो पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर उत्तर में उज्बेकिस्तान तक, पूर्व में म्यांमार और दक्षिण में इंडोनेशिया तक फैला था। उस वक्त तलवारें मुख्य हथियार होती थीं और भारत के पास सबसे उन्नत किस्म की तलवार बनाने की कला थी। यहाँ तक कि अरब की मशहूर दमिश्क तलवार भी भारतीय तकनीक से बनाई जाती थी। मौर्य साम्राज्य के वक्त में एक हथियार था उरुमी। ये लचीला और बेहद तेज धार हथियार था, जिसका एक ही वार दुश्मन को बुरी तरह घायल कर देता। सीधी तलवार नुमा दंड पट्ट के एक ही वार में कई सैनिकों के सर काटने की क्षमता थी। वहीं नौसेना की बात करें तो शुरुआत में ये भारत का कमजोर पक्ष जरूर था, क्योंकि समुद्र यात्रा वर्जित थी और इसका इस्तेमाल अमूमन व्यापार के लिए ही होता था। लेकिन गलत मान्यताएं और भ्रांतियां दूर होने से हमारी नौसेना भी बेहतर हुई। चोल वंश के समय तो भारत के पास सबसे बेहतरीन नौसेना हो गई थी। चोल राजाओं ने अपनी पराक्रमी नौसेना की बदौलत आज के श्रीलंका, इंडोनेशिया और मलेशिया तक को जीत लिया था। लेकिन चोल राजाओं का मकसद इनमें से किसी देश को लूटना या उन्हें उपनिवेश बनाना नहीं था। ये युद्ध असल में व्यापारिक मामलों में जबरन दखल देने की वजह से लड़े गए और चोल राजाओं ने युद्ध जीतकर अपनी बात मनवा ली। उन्होंने उन देशों को अपने साम्राज्य में शामिल तक नहीं किया। इसी तरह समुद्रगुप्त ने भी नेपाल के राजा से सिर्फ अपनी अधीनता मनवाई थी, वहां का शासन अपने हाथ में नहीं लिया। दूसरे देशों को लूटकर अपने अधीन ना करने की वजह भी बड़ी स्पष्ट थी। दरअसल भारत के सभी प्रमुख धर्मों हिंदू, बौद्ध और जैन का सबसे अधिक जोर अहिंसा पर था।
इससे भारतीय राजाओं के भीतर हमेशा एक मानवतावादी दृष्टिकोण रहा, जिसने उनके लिए किसी भी दूसरे देश को लूटकर उसे अपने अधीन करने को मुश्किल बना दिया। उन्होंने अधिकतर ऐसे ही युद्ध लड़े जो रणनीतिक रूप से उन्हें जरूरी लगे। उस वक्त की शासन व्यवस्था में भी पुरोहित वर्ग काफी प्रभावशाली था, जो राजा को धर्म का भय दिखाकर इस तरह के काम करने से रोकता था। यही वजह है कि भारत ने कभी किसी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट नहीं किया, बल्कि उन्हें बेहतर बनने में मदद की। फिर चाहे हमने व्यापार के माध्यम से रोम जैसे देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया हो, या फिर बौद्ध धर्म के जरिए नेपाल, श्रीलंका, चीन और जापान जैसे देशों की सभ्यता और संस्कृति को।